हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल के साथ। जो लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल 8 तक सॉल्व किया था। आज उससे आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल 9। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं मिलके। प्रेम owns a house in Madras. During the previous year, 23-24, two-third portion of the house was self-occupied. प्रेम के पास एक घर था, हाउस प्रॉपर्टी थी मद्रास में। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, टू थर्ड उसको सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए उसने यूज किया। एंड वन थर्ड पोर्शन वाज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पज। घर का 2/3 खुद ऑक्युपाई कर रहा था और 1/3 रेंट पे दे रखा था। मान लीजिए एक घर है, उसके उस घर में 3 मंजिलें हैं, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर। ठीक है, तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर खुद यूज कर रहा था और थर्ड फ्लोर को, मतलब सेकंड फ्लोर को रेंट पे दे रखा था। ठीक है, ठीक है सर। कितने रुपए पे? रेंट ऑफ 8,000 पर मंथ। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज ₹3 लाख पर एनम। फेयर रेंट इज 270 पर एनम एंड स्टैंडर्ड रेट इज 330 पर एनम। ठीक है। ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेज एट द रेट 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर। बहुत अच्छी बात है सर। फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेट दे रखा है हमें पूरे साल का। हाँ सर। रेंट भी दे रखा है 8,000 पर मंथ। हाँ सर। म्युनिसिपल टैक्स भी पे कर रहा है। हाँ सर। लोन ऑफ ₹25 lakh was taken by him during the year 2019 फॉर अक्वायरिंग प्रॉपर्टी। 2019 में उसने एक लोन लिया था 25 लाख का प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अच्छा। इंटरेस्ट ऑन अ लोन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 1,20,000, जिसका इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर 1,20,000 है। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूट प्रेम्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर AY 24-25 assuming he has exercised the option of shifting out the default tax regime provided under the section 115 BSC। तो इसमें हमें सॉल्व करना है ऑप्शनल टैक्स रिजीम में। उसके बाद एक और पोर्शन है इसका, व्हाट वुड बी द प्रेम्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो बोला है कि प्रेम के पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका 2/3 वो खुद यूज कर रहा है और 1/3 रेंट पे दे रखा है। वैल्यूएशन सारी दे रखी है, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड दे रखा है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन दे रखी है, कितना टैक्स पे किया, म्यूनसिपल टैक्स पे किया वो भी दे रखा है, कितना इंटरेस्ट पे किया वो भी दे रखा है। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया सर? हाँ सर। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? बिल्कुल सर। चलिए, मान लीजिए ये एक घर है उसके पास, ठीक है, जिसमें 3 फ्लोर है, तीनों आइडेंटिकल है। तो ये और ये 2 फ्लोर वो खुद यूज करता है, सेल्फ ऑक्युपाइड है। और ये वाला लेट आउट कर रखा है। लेट आउट मतलब रेंट पे दे रखा है। ठीक है, 1/3 लेट आउट है और 2/3 खुद यूज कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गई सेल्फ ऑक्युपाइड और ये हो गई लेट आउट। लेट आउट पोर्शन, पोर्शन लिख देते कितना है। ये हो गया 2/3, ये हो गया 1/3। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिख देते हैं। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में क्या होगा सर? नील होगा, कुछ नहीं होगा। लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, ये अभी देखते क्या होगा। माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा? नेट एनुअल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं NAV। ठीक है, ठीक है सर। उसमें से लेस हो जाएगा 30% ऑफ NAV
और इंटरेस्ट। ठीक है, ये करने के बाद हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा सर। जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे ऑनर खुद भी रह रहा है और लेट आउट भी है, मतलब एक ही घर में दोनों चीज़ें हैं, लेट आउट भी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, तो हम दोनों को अलग अलग यूनिट मान के सॉल्व करेंगे कि दोनों अलग अलग घर है, दोनों को अलग अलग मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए, अब यहाँ पे हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए इसके लिए, और इंटरेस्ट का और म्यूनसिपल टैक्स का। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स इसमें तो कुछ लेस होएगा नहीं सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, एन भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, सिर्फ इंटरेस्ट का पोर्शन आएगा। हमें निकालना है इसका। ठीक है, तो वर्किंग नोट डाल देते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट 1 हो गया, ये वर्किंग नोट 2 हो गया, ये 3 हो गया। चलिए अब नीचे सॉल्व करते हैं इसको। वर्किंग नोट नंबर 1, म्यूनसिपल वैल्यूएशन कितनी है, फेयर रेंट कितनी है, स्टैंडर्ड रेट कितनी है और एक्चुअल रेंट कितनी है, सब नोट डाउन करते हैं। म्यूनसिपल वैल्यूएशन है सर 3 लाख। ठीक है, फेयर रेंट है सर 2,70,000, स्टैंडर्ड रेंट है 3,30,000। वेरी गुड। और एक्चुअल रेंट कितना है सर, 8,000 पर मंथ है। तो अभी देखते हैं, ये टोटल हो गया और एक्चुअल रेंट हो गया आपका 8,000 इंटू 12, 96,000। ये दे रखा है। ठीक है, तो ये तो हमारा 1/3 का है, और ये जो फिगरें दे रखी हैं ये पूरे घर की है, तो हमें हमें इनका भी 1/3 करना पड़ेगा। तो 1/3 कर दीजिए। अभी तो कंपेरेबल होंगी। जो हमें रेंट मिल रहा है 1/3 हाउस का मिल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी का, तो जो म्यूनसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेट है उसका भी 1/3 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो सर पूरे घर की है, हमें इसको भी अलग करना पड़ेगा। तो 1/3 निकालते कितना आ गया, 1 लाख। ये हो गया आपका 90, और ये हो गया 1,10,000। ठीक है, ठीक है सर। इन दोनों में हायर कौन सा है, हायर देखिए सर, ये हायर है। ठीक है, अब 1 लाख और 1,10,000 में लोअर कौन सा है सर, ये लोअर है। ठीक है, अब 1 लाख और 96 में हायर कौन सा है सर, 1 लाख हायर है, 1 लाख हायर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद है आपको, म्यूनसिपल वैल्यूएशन और फेयर एंड में से जो भी हायर होगा, कौन सा हायर है यहाँ पे, जैसे कि 90 और 1 लाख में कौन सा हायर है, 1 लाख। अब 1 लाख को कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेट के साथ। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 1,10,000 स्टैंडर्ड रेट, और जो हमारा वैल्यू निकल के आया था 1 लाख, दोनों में से जो भी लोअर है उसको फिर हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। तो 1,10,000 और 1 लाख में से कौन सा ज़्यादा है सर, 1 लाख, कौन सा कम है सर, 1 लाख। तो 1 लाख को फिर कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट और जो फिगर निकल के आई, दोनों में जो भी हायर होगा वो हमारा जीएबी बन जाएगा। तो हायर कौन सा है सर, 1 लाख। ठीक है, तो ये बन गया हमारा जीएबी। यहाँ पे डाल देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब अब निकालते हैं पॉइंट नंबर 2। 10% दिया है इसने म्यूनसिपल वैल्यूएशन का। वर्किंग नोट नंबर 2, म्यूनसिपल टैक्स निकालते हैं 1/3 पोर्शन का। 1/3 इंटू 3 लाख इंटू 10%, ये निकल गया है हमारा 10,000। कितना निकल गया है सर, 10,000। तो लिख देते हैं ऊपर 10,000। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया 90।
तो 30% माइनस कीजिए 90 का, 27,000 आ जाएगा यहाँ पे। अब इंटरेस्ट का और निकाल देना है। इंटरेस्ट जो हमने पे किया है 1,20,000, वो पूरे घर के लिए दिया है, पूरे घर के लिए दिया था। तो हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड जितना पोर्शन है और जितना लेट आउट है दोनों के बीच में उसको डिवाइड करना है, शेयर करना है। कर देते हैं सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। टोटल इंटरेस्ट कितना है हमारा? 1,20,000 सर। इंटरेस्ट फॉर वोल हाउस, पूरे हाउस के लिए कितना है? 1,20,000। इसका 2/3 और 1/3 कर दीजिए, कितना हो गया? ये आ गया आपका 80,000 और ये आ गया 40,000। ठीक है। और ये प्रॉपर्टी किस लिए खरीदी है सर? इंटरेस्ट किस लिए लिया था सर? प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अगर रिपेयर के लिए लिया होता तो ये 80,000 की जगह 30,000 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। तो ये हो गया हमारा 80,000 और ये 40,000। तो यहाँ पे आ गया 80,000 नेगेटिव में और ये आ गया 90 माइनस 27 40 23,000। ठीक है। तो नेट में हमें क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है इसमें, लॉस ऑफ 23,000 इनकम और 80,000 लॉस। तो नेट लॉस हो गया हमारा 57,000 का। ठीक है। ठीक है सर। अगर यही डिफ़ॉल्ट के केस में निकालते सर, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में, अगर हम डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में निकालते तो उस केस में इंटरेस्ट हमें अलाउ नहीं होता है, इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउ नहीं होती, तो सिर्फ 23,000 ही निकल के आता। अगर हम डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती और सिर्फ जो हमारा 23,000 इनकम निकल के आया वो इनकम बन जाती। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 25 जो कि बताता है कि अगर जो हमारा इंटरेस्ट है वो इंडिया से बाहर पे कर रहे हैं, हम इंडिया से बाहर पे कर रहे हैं तो उसकी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। अगर उस इंटरेस्ट के ऊपर जितना टैक्स बन रहा था, जितना टीडीएस काटना था, टीडीएस का भी चैप्टर आएगा, सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे उसको, तो जितना भी परसेंटेज होगा उतना टीडीएस काट के या काट के पे नहीं हुआ गवर्नमेंट को उस इनकम पे, तो उसको हम डिसअलाउ कर देंगे। अगर जिसको हम पे कर रहे हैं उसका कोई भी पर्सन, कोई भी एजेंट इंडिया में नहीं है तो। ठीक है। ठीक है सर। के बाद आता है हमारा, अगर एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट प्रीवियस ईयर्स का, पिछले सालों का करंट ईयर में रिसीव हो जाए तो क्या होगा, क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहले समझते हैं कि एरियर ऑफ रेंट होता क्या है। एरियर ऑफ रेंट होता क्या है? मान लीजिए मकान मालिक ने किराएदार को 10,000 रुपये पर मंथ पे हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है। ठीक है, कितने पे दे रखी है? 10,000 पर मंथ पे। फिर वो कुछ टाइम बाद बोलता है कि आपका रेंट 12,000 होना चाहिए था लेकिन हमने 10,000 पे दे रखा है, आपको अब 12,000 देना है। तो ये बोलता है नहीं, ऐसे कैसे। तो दोनों लड़ते लड़ते कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट बोलता है कि हाँ आपको 12,000 ही देना था। तो अब प्रीवियस टाइम पे, प्रीवियस ईयर में जब डिस्प्यूट में था तो वो तो 10,000 ही पे करेगा। हाँ सर। तो जब कोर्ट ने बोला तो उतने पीरियड का, जितने पीरियड का इसने 10,000 के हिसाब से पे किया होगा, वहाँ से 2,000 का डिफरेंस निकाल के फिर से कैलकुलेट करेगा, एरियर निकालेगा। हाँ सर। मान लीजिए वो एरियर आता है आपका 20,000 रुपये। ठीक है, एरियर आता है 20,000 और वो रिसीव हुआ है हमें करंट ईयर में, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। और अनरियलाइज रेंट, किसी पिछले सालों में हमें रेंट रियलाइज नहीं कर पाए और उसका रियलाइजेशन मुझे करंट ईयर में हो रहा है, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे इन दोनों का। तो इसके लिए बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट रियलाइजेशन। जो एरियर ऑफ रेंट है, अनरियलाइज रेंट, हमें जिस ईयर में रिसीव होगा, जिस ईयर में रिसीव होगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा।
जिस ईयर में रिसीव होगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा। और उसमें 30% की डिडक्शन कर देंगे हम। 30% जो 30% ऑफ एनएवी करते हैं वो डिडक्ट करके फिर जितना बचेगा वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। टैक्सेबल इवन इफ असेसी इज नॉट ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ रिसिप्ट रियलाइजेशन। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था हाउस प्रॉपर्टी, वहां पे बताया था कि जिस ईयर की इनकम है उस ईयर में वो ऑनर होना चाहिए। जिस ईयर की इनकम है उस ईयर में वो ऑनर होना चाहिए। उसके बाद वो ऑनर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस ईयर में वो उसने रेंट पे दिया था उस टाइम पे ऑनर था, लेकिन रिसीव अब करंट ईयर में हो रहा है और करंट ईयर में वो ऑनर नहीं है, करंट ईयर में वो ऑनर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, इसको सर टैक्सेबल कर देंगे जिस ईयर में हमें रिसीव होगा, आफ्टर गिविंग 30% डिडक्शन ऑफ एनएवी। जो भी एनुअल वैल्यू निकल के आएगी उसका 30% माइनस करके बाकी सारा हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बन जाएगी। और ये तब भी होगा जब अगर ऑनर हमारा जो असेसी है ऑनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का, तो भी वो उसके हैंड में टैक्सेबल होगी। ठीक है, ओके सर। चलिए चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन करते हैं सर। मिस्टर आनंद सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मार्च 23 में आनंद साहब ने अपनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सोल्ड किया। इन जून 2023 ही रिकवर्ड रेंट ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर गौरव टू whom he had let out his house for 2 years फ्रॉम अप्रैल 17 से मार्च 19। जून 23 में क्या हुआ कि उसको 10,000 का अनरियलाइज रेंट रिसीव हुआ मिस्टर गौरव से, जो कि अप्रैल 17 से मार्च 19 के बीच का था। ही कुड नॉट रियलाइज 2 मंथ रेंट। उस टाइम पे वो 20,000 का रेंट उससे रिकवर नहीं कर पाया था 2 महीने का, और उसके एक्चुअल रेंट में से ये माइनस किया गया था जब उसकी इनकम उस साल में कंप्यूट करी गई थी। ठीक है सर। फर्दर ही हैड लेट आउट हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम अप्रैल 19 से फरवरी 23 टू मिस्टर सतीश। इन अप्रैल 21 he has increased the rent from 12,000 to 15,000 per month and the same was the subject matter of dispute। और वो डिस्प्यूट में चला गया। 12 से 15,000 रेंट बढ़ा दिया था, लेकिन जो किराएदार था वो माना नहीं। दोनों लड़ते लड़ते कोर्ट पहुंच गए। इन सितंबर 2023 द मैटर वाज फाइनलाइज सेटल। अब सितंबर 23 में जाके वो फाइनली सेटल हुआ मामला, और मिस्टर आनंद को 69 एज ए एरियर ऑफ रेंट मिला अप्रैल 21 से फरवरी 23 के बीच में। व्हाट वुड बी द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ आनंद, इफ सो इन विच ईयर। तो ये पूछ रहा है कि कितना टैक्सेबल होगा और कौन से साल में होगा। तो सर हमें पता है, सर हमें पता है, क्या पता है, जो अनरियलाइज्ड रेंट है और एरियर ऑफ रेंट है will be taxable in the year of रिसिप्ट। जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा। ठीक है, कितना टैक्सेबल होगा, पार्टिकुलर अमाउंट। अनरियलाइज रेंट कितना है सर, 10,000। एरियर ऑफ रेंट कितना है सर, 69,000। दोनों का टोटल कीजिए कितना हो गया सर, 79,000। उसमें से माइनस कर देंगे 30% ऑफ 79, कितना हो गया
सर ये हो गया आपका 23,700, 23,700। तो हमारा आंसर आ गया 55,300। ये बन जाएगी हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 30% का डिडक्शन क्यों देते हैं सर? अगर वो उस साल भी मिला होता हमें तो भी 30% तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मिलती है, इसीलिए यहाँ पे भी 30% मिलेगी। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। उसके बाद कई बार क्या होता है, एक ही प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा ओनर होते हैं। कई बार क्या होता है, एक ही प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा ओनर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई घर है आपका, ठीक है, इसके दो ओनर है। तो ओनर, एक से ज़्यादा ओनर है तो उनको बोलते हैं हम को ओनर। ठीक है, तो दो को ओनर है। तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी या लेट आउट होगा, है ना? हाँ सर। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपका जो एनएवी है वो तो जीरो ही रहेगा। हाँ सर, ठीक है, एनएवी तक जीरो ही रहेगा, 30% की डिडक्शन उसमें मिलती नहीं है। जो इंटरेस्ट का पोर्शन है, इंटरेस्ट जो है सेपरेटली काउंट होएगा। मतलब इंटरेस्ट की लिमिट कितनी है उसमें सर? 2 लाख और 30,000। इंटरेस्ट की लिमिट कितनी है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में? सर कंस्ट्रक्शन वगैरह है तो 2 लाख है, और रिपेयर वगैरह है तो 30,000 है। तो यहाँ पे जितने ऑनर होंगे सबके लिए अलग अलग डिडक्शन मिल जाएगी। मान लीजिए 2 ऑनर हैं तो दोनों को 2-2 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, अगर इंटरेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो। रिपेयर के लिए लिया है तो दोनों को 30,000 की मिल जाएगी। मतलब जितने को ऑनर होंगे सबको इंडिविजुअली वो लिमिट मिल जाएगी, चाहे 2 लाख की हो या 30 लाख की हो, 30,000 की हो। ठीक है, ठीक है सर। लेट आउट के केस में क्या करेंगे? लेट आउट के केस में हम सॉल्व करेंगे अज्यूमिंग सिंगल ओनर। सॉल्व करेंगे सिंगल ओनर मान के। उसके बाद जो इनकम आएगी, जो इनकम निकल के आएगी, उसको हम डिवाइड कर देंगे को ओनर्स के अंदर, जो भी उनका शेयर होगा उसमें डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए दो हैं, इक्वल राइट हैं दोनों के, तो हाफ हाफ कर देंगे जो भी इनकम आएगी। ठीक है, जो भी रेशियो होगा उसमें उस इनकम को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को ऑन प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी। द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड एज द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाई वन ओनर। लेट आउट के केस में हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, मान के कि एक ही ओनर है। ठीक है, फिर जो इनकम निकलेगी उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने को ओनर है, जिस रेशियो में दे रखा होगा। अगर दो दो ऑनर है, दोनों का इक्वल है, तो हाफ हाफ कर देंगे। 3 ऑनर है, तीनों का हाफ, तीनों का इक्वल है तो 1/3 1/3 ऐसे करके कर देंगे। ठीक है, जो भी रेशियो में हो दिया होगा उसी रेशियो में उस इनकम को बांट देंगे। देयर आफ्टर द इनकम सो कंप्यूटेड शैल बी अपोर्शन्ड अमॉन्ग ईच को-ओनर एट देयर स्पेसिफिक शेयर। ठीक है, जो रेशियो दे रखा होगा उस रेशियो में उस इनकम को बांट देंगे। फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ईच को-ओनर विल बी नील। ठीक है, एनएवी तो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड में नील ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ईच को-ओनर शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन ऑफ 30,000 2 लाख। हर एक को-ओनर, जितने भी को-ओनर है सबको 2 लाख और 30,000 की डिडक्शन सेपरेटली मिल जाएगी।
इंटरेस्ट की। ठीक है, ठीक है सर। इफ दे हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट द डिफॉल्ट टैक्स रीजन, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड वो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में हो। ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, अगर डिफॉल्ट वाले में है, डिफॉल्ट में तो मिलता ही नहीं है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट की डिडक्शन ही नहीं मिलती डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में। ठीक है, तो ऑप्शनल है तभी। और कितनी लिमिट मिलेगी सारे ऑनर्स को? सबको सर 2-2 लाख की, 33,000 की जो भी है वो मिल जाएगी सेपरेटली ईच, ना कि सबका इकट्ठा 2 लाख। सबको 2-2 लाख की लिमिट और 33,000 की लिमिट मिलेगी फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन। ठीक है, ओके सर। However, if co-owner owns another self-occupied property, aggregate interest from co-owned property and other self-occupied property can't exceed 30,000 2 lakh as the case may be। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए किसी को ओनर के पास खुद अलग से भी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका भी वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इस वाली प्रॉपर्टी और जो उसके पास है दोनों का इंटरेस्ट है वो 2 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। 2 लाख या 30,000 जो लिमिट है उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। और ये भी उनके लिए है जो कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं है। अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में है उसमें तो सर कोई इंटरेस्ट की डिडक्शन ही नहीं मिलती, वो काम ही खत्म है। चलिए जी, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर ले। बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। चलिए, एग्जाम्पल 11। मिस अर्पना co-owns a residential house property in Kolkata along with her sister Miss Dimple, where her sister's family reside। मिस अर्पना है, उसकी कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है कलकत्ता में, जहाँ पे उसकी सिस्टर की फैमिली रहती है, सिस्टर अपनी फैमिली के साथ रहती है, और उस प्रॉपर्टी में दोनों के राइट्स हैं, डिम्पल के भी हैं और अर्पना के भी हैं। जो अर्पना है उसका भी राइट है उस प्रॉपर्टी में, और उसकी सिस्टर डिम्पल का भी राइट है। ठीक है, बोथ ऑफ देम हैव इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी, दोनों का इक्वल राइट है, एंड द सेम इज यूज बाय देम फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। और वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहती है, जो उसकी सिस्टर है डिम्पल अपनी फैमिली के साथ रहती है। ठीक है, इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ऑफ ₹50 लाख एट 10% टेकन ऑन 1 अप्रैल 22। इंटरेस्ट पे किया है एट द रेट 10%, जो कि लोन लिया था हमने 1 अप्रैल 2022। कितने का लोन है? 50 लाख का, फॉर एक्विजिशन, एक्विजिशन के लिए लिया था। ठीक है, एक प्रॉपर्टी की बात यहीं खत्म हो गई। उसके बाद इन एडिशन मिस अर्पना ऑन्स अ फ्लैट इन पुणे। अर्पना के पास एक फ्लैट भी है पुणे में, जहाँ पे वो खुद रहती है और उसके पेरेंट्स रहते हैं, जहाँ पे वो खुद रहती है और उसके पेरेंट्स रहते हैं। तो सिस्टर किसके साथ रहती है सर? सिस्टर की शादी हो गई है, मैरिड सिस्टर है, जो डिम्पल है वो अपनी फैमिली के साथ रहती है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर। सी हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹3 लाख एट 12%। उसने लोन ले रखा है उस फ्लैट के लिए 3 लाख का 12% के हिसाब से, ऑन 1 अक्टूबर 22 फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए लोन लिया है। हमें क्या निकालना है? कंप्यूट द डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू मिस डिम्पल एंड मिस अर्पना और मिस डिम्पल अंडर सेक्शन 24B ऑफ AY for AY 24-25 if both exercise the option of shifting out of a default tax regime। मतलब ऑप्शनल टैक्स रिजीम में निकालनी है। डिफॉल्ट में क्यों नहीं निकालेंगे सर? डिफॉल्ट में तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ही नहीं मिलता, तो निकालने का कोई मतलब नहीं है सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। बिल्कुल सर, आइए चलिए सॉल्व करते हैं। पहले डिम्पल का निकालना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? 24 सेक्शन के अंदर कितनी डिडक्शन मिलेगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। लोन कितने का है? पहले कलकत्ता वाली प्रॉपर्टी का करते हैं। लोन कितने का है?
सर 50 लाख का। ठीक है, ठीक है सर। और इसका 10% निकालिए, कितना आ गया? 5 लाख। 5 लाख आ गया। हाँ सर, 5 लाख दोनों का इक्वल इक्वल राइट है। हाँ सर, तो 2.5 2.5 लाख दोनों को, इतना इंटरेस्ट बनता है दोनों का। ठीक है, ठीक है सर। तो डिम्पल के केस में मान लीजिए ये डिम्पल है, डिम्पल के केस में 2.5 लाख, एक ही फ्लैट है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है सर? 2 लाख। तो 2 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी इसको। हाँ सर। और इसका है 2.5 लाख, एक कलकत्ता वाले घर का, अर्पणा का, अपर्णा का। ठीक है, ये हो गया कलकत्ता का। अब देखते हैं जो पुणे वाला फ्लैट है, पुणे वाला फ्लैट है, उसके लिए लोन कितने का लिया है सर? 3 लाख का, 12% के हिसाब से अक्टूबर में लिया है। ठीक है, तो हम क्या करें, अक्टूबर में लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया? 3 लाख इंटू 12%, 36,000 रुपये। 36,000 रुपये इसका मिलेगा। सेकेंड हाउस के लिए 30,000 रुपये मैक्सिमम। ठीक है, डिम्पल का तो 2 लाख हो गया, इसकी कहानी यही खत्म। लेकिन जो अर्पणा है, इसका एक और फ्लैट है पुणे में, तो इसको भी यहाँ पे 2 लाख मैक्सिमम मिलेगा। हाँ सर, 2 लाख यहाँ पे मिलेगा और 30,000 इसका। लेकिन इन दोनों का मिला के, जितनी भी हाउस प्रॉपर्टी है दोनों का मिला के मैक्सिमम 2 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो इसको भी 2 लाख पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी 2 लाख मिलेगा और इसको भी 2 लाख ही डिडक्शन मिलेगा अंडर इनकम टैक्स फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो 2 लाख ईच दोनों को डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, डिम्पल और अर्पणा को दोनों को 2-2 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डीम्ड ओनरशिप। ये कैसा? इस केस में जो एसएससी है वो लीगल ऑनर नहीं होता हाउस प्रॉपर्टी का, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स के पर्पस के लिए हम उसको डीम्ड ऑनर मान लेते हैं, उसको ऑनर मान लेते हैं। तो वो वाले केसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो लीगल ऑनर नहीं होते हाउस प्रॉपर्टी के, लेकिन फिर भी हम उनको ऑनर मान लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए सर। पहला है जिसमें ट्रांसफर टू ए स्पाउस। स्पाउस का क्या मतलब होता है सर? हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय अ इंडिविजुअल टू हिज और हर स्पाउस otherwise than a adequate consideration, the transferor would be deemed to be the owner of transfer property. अगर कोई स्पाउस अपनी हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अदर देन एडक्वेट कंसिडरेशन, जितनी उसकी वैल्यू बनती है उतना कंसिडरेशन ना लेके उससे कम पे या फिर फ्री में ट्रांसफर करता है, तो जो ट्रांसफर है, जो ट्रांसफर करने वाला है, उसी को ही हम ऑनर मान के चलते हैं और जो भी उससे इनकम आएगी उसी के हैंड में टैक्सेबल करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। जैसे मिस्टर ए हैं, एग्जांपल से समझते हैं। इनके पास एक फ्लैट है, उन्होंने अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी कंसिडरेशन नहीं लिया, कुछ भी पैसा उसका नहीं लिया। तो इसमें बोला गया ट्रांसफर कौन है सर? जो ट्रांसफर कर रहा है। और ट्रांसफरी कौन है? जिसके पास एसेट गई है। ठीक है, तो बोला गया है कि अगर ऐसा केस है जहां पे स्पाउस ने, एक स्पाउस ने अपने दूसरे को ट्रांसफर करी है हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन अदर देन एडक्वेट कंसिडरेशन, जो उसकी वैल्यू बनती है उससे कम पे करी है या नील पे करी है, तो उसको जो ट्रांसफर करने वाला है उसी को ही हम डीम्ड ओनर मान के चलेंगे। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी, जो भी रेंटल इनकम आ रही है, वो इसी के हैंड में
टैक्सेबल होगी, ना कि इसके हैंड में। ठीक है सर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इन केस अगर डिवोर्स हो गया है, इन केस डिवोर्स हो गया और कोर्ट ने बोला कि आपको ये प्रॉपर्टी अपने वाइफ को देना है, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वो वाइफ के हैंड में ही टैक्सेबल होगी। ठीक है सर। तो इनकम टैक्स में डिवोर्स को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट। एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, अलग अलग रहने का एग्रीमेंट। इन केस ऑफ ट्रांसफर टू a spouse in connection with a agreement to leave apart, divorce, the transferor will not be deemed to the owner, the transferee will be the owner of house property। जिसके पास प्रॉपर्टी जा रही है वो ऑनर बन जाएगा उसका, और उसके हैंड में वो, उससे जो भी इनकम आएगी रेंटल इनकम, वो उसके हैंड में टैक्सेबल होगी। ठीक है सर। फिर है दूसरा, ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड। ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड, इसमें स्पाउस थी, इसमें माइनर चाइल्ड है। अगर इन केस अ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल टू हिज और हर माइनर चाइल्ड देन otherwise than a adequate consideration, the transfer would be deemed to be the owner of house property। मान लीजिए मिस्टर ए है, उसने अपने सन को ट्रांसफर कर दी, जो कि है 18 साल से कम है, जिसकी एज कितनी है? 18 साल से, 18 साल से कम है। मान लीजिए 15 साल का है, 15 साल का है, माइनर हो गया, माइनर हो गया, 18 साल से कम माइनर होता है, हाँ सर। तो इसको एक फ्लैट ट्रांसफर कर दिया, फ्लैट ट्रांसफर कर दिया, और उस बदले में कुछ नहीं लिया, बच्चे से क्या ही लेगा। और तो इससे जो भी रेंटल इनकम आएगी, जो भी रेंट आ रहा होगा, वो मिस्टर ए के हैंड में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है सर। माइनर चाइल्ड है यहाँ पे, माइनर चाइल्ड। ठीक है, मेजर चाइल्ड को करते हैं तो नहीं होगा। मेजर चाइल्ड 18 साल से ऊपर, वो खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। माइनर पे तो पेरेंट्स का ही कंट्रोल होता है। हाँ बिल्कुल सर। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। क्या? अगर ट्रांसफर किया है, अगर वो माइनर मैरिड चाइल्ड है, माइनर मैरिड डॉटर है, ठीक है, तो उस केस में जो ट्रांसफर करने वाला है वो ऑनर नहीं माना जाएगा, वो ऑनर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर ट्रांसफरर अपनी बेटी को, जिसकी माइनर बेटी को जिसकी शादी हो रखी है, अगर उसको कोई प्रॉपर्टी देता है, हाउस प्रॉपर्टी देता है, तो उस केस में फादर को या मदर को डीम्ड ऑनर नहीं माना जाएगा। ठीक है सर। नोट, where cash is transferred to a spouse and minor child and the transferee acquire property out of such cash, then transfer shall not be treated as a deemed owner of a property, however clubbing provision will be attached। अब यहाँ पे एक और दिमाग लगाया मिस्टर ए ने। मिस्टर ए ने क्या किया कि अपने बेटे, जो कि माइनर बेटा है, या अपनी वाइफ के अकाउंट में पैसे भेज दिए। क्या कर दिया? अकाउंट में कैश भेज दिया और उससे प्रॉपर्टी ले ली। ठीक है, प्रॉपर्टी ले ली। तो इस केस में इस प्रॉपर्टी का ऑनर मिस्टर ए को नहीं माना जाएगा, मिस्टर ए को ऑनर नहीं माना जाएगा। ऑनर यही रहेगी, वाइफ रहेगी। लेकिन क्लबिंग ऑफ इनकम करके एक चैप्टर आएगा, वहां पे देखेंगे कि कुछ ट्रांजैक्शन है जहां पे इनकम पर्सन की नहीं होती, एसएससी की नहीं होती, फिर भी वो उसके हैंड में क्लब हो जाती है, तो वहां पे ये इनकम जाके क्लब हो जाएगी। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी से इनकम आएगी वो यहाँ पे जाके क्लब हो जाएगी। ठीक है सर। बट यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए ये डीम्ड ऑनर नहीं बनेगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है सर। उसके बाद थर्ड केस है होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट। ये क्या है? कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको हम अलग नहीं कर सकते, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम अलग नहीं कर सकते, और उस प्रॉपर्टी के जो भी होल्डर्स हैं उनको, सारे होल्डर्स को क्या मान लेते हैं? डीम्ड ऑनर मान लेते हैं।
ठीक है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, उसमें उसके 4 होल्डर हैं, और प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसको अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो इनके जितने भी होल्डर होंगे उन्हीं को हम डीम्ड ओनर मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। फिर नेक्स्ट है हमारा मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी ईटीसी। ये क्या है सर? आपने देखा होगा जो हमारी सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, सोसाइटीज होती हैं जहाँ पे उसके मेंबर जो भी हैं वो रहते हैं, कोई भी सोसाइटी ली, हाउसिंग सोसाइटी, तो जितने भी हाउसेज होते हैं वो सोसाइटी के नाम पे होते हैं, सोसाइटी के नाम पे होते हैं। लीगल ओनर कौन होता है? सोसाइटी होती है लीगल ओनर। और जब मेंबर परचेज करता है तो ये मेंबर को, जो सोसाइटी का मेंबर है उसको अलॉटमेंट लेटर देते हैं कि ये वाला फ्लैट आपको अलॉट कर दिया, ये वाला फ्लैट आपको अलॉट कर दिया। लीगल ओनर इस केस में सारे फ्लैट्स की सोसाइटी है, लेकिन बेनिफिशियल ओनर कौन है सर? मेंबर। मेंबर, तो मेंबर को हम उस फ्लैट के लिए डीम्ड ओनर मान लेते हैं, डीम्ड ओनर मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। A member of cooperative society, company and other association or person to whom building or part there is allotted or leased under a house building scheme of a society, company, association shall be deemed to be the owner of building or part thereof allotted to him, although the company, society, association is a legal owner of a building। सोसाइटी लीगल ओनर है लेकिन बेनिफिशियल ओनर हमारा कौन है? मेंबर है। उसको जब अलॉटमेंट लेटर मिलेगा तो जो उसको जो उसको अलॉट हुआ है फ्लैट, उसके लिए वो डीम्ड ओनर बन जाएगा। ठीक है, उससे अगर वो रेंट पे देता है तो उससे जो भी इनकम होगी वो उस मेंबर के हैंड में टैक्सेबल होगी, ना कि सोसाइटी के हैंड में। ठीक है, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्या है? ये क्या है? मान लीजिए मिस्टर ए ने एक फ्लैट मिस्टर बी को सोल्ड कर दिया, सोल्ड कर दिया। ठीक है, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट टू सेल्ड हो गया, पेमेंट वगैरह सब हो गया, लेकिन रजिस्ट्री अभी पेंडिंग है, रजिस्ट्री पेंडिंग है, और बी ने इस पे पोजीशन भी ले लिया है, इस पे पोजीशन भी ले लिया है। तो रजिस्ट्री पेंडिंग है अभी, लेकिन इसने पोजीशन ले लिया है, एग्रीमेंट टू सेल हो गया है, पेमेंट कुछ पे हो गया है या पूरा हो गया है, रजिस्ट्री पेंडिंग है अभी। तो इस केस में जहाँ पे पोजीशन ले लिया है मिस्टर बी ने, तो इसको डीम्ड ओनर माना जाएगा, ये हमारा डीम्ड ओनर माना जाएगा। फॉर दैट पर्पस दिस फ्लैट, इसको डीम्ड ओनर माना जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। A person who is allowed to take, retain the possession of any building or part thereof in part performance of a contract in nature of referred to a section 53 of the Transfer of Property Act shall be deemed owner of the house property. This would include case where the possession of property has been handed over to the buyer, buyer को पोजीशन दे दिया गया है, सेल कॉन्सिडरेशन हैज बीन पेड, या तो पे हो गया है या फिर प्रॉमिस कर दिया गया है कि पे हो जाएगा। Sale deed has not been executed in a favor of buyer, although certain other document like power of attorney, agreement to sale etc has been executed। सेल डीड नहीं बना है लेकिन एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटर्नी, ये सब बन गया है। ठीक है, तो इस केस में बायर को डीम्ड ओनर मान लेते हैं जहां पे उसने पोजीशन ले लिया है। ठीक है, ठीक है सर।
नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट है हमारा पर्सन हैविंग राइट इन अ प्रॉपर्टी फॉर पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर। अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी में 12 साल या उससे ज़्यादा का राइट है तो वो उसको डीम्ड ऑनर मान लेते हैं, उसको डीम्ड ऑनर मान लेते हैं। लेकिन लेकिन मान लीजिए अगर मंथली बेसिस पे, मंथ टू मंथ आपका लीज एग्रीमेंट हो रहा है, लीज एग्रीमेंट मतलब रेंट एग्रीमेंट, या फिर रेंट एग्रीमेंट मैक्सिमम अप टू 1 ईयर हो रहा है, 1 ईयर, और हर साल रिन्यू हो रहा है, तो उस केस में उसको डीम्ड ऑनर नहीं माना जाएगा। जो टेनेट है, जो किराएदार है, उसको डीम्ड ऑनर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अगर 12 साल का राइट, 12 साल या उससे ज़्यादा का राइट है किसी प्रॉपर्टी में किसी पर्सन को, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, डीम्ड ऑनर मान लेते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर रेंट एग्रीमेंट मंथ टू मंथ बेसिस पे हो रहा है या फिर फॉर अ पीरियड जो कि अप टू 1 ईयर है, 1 साल मैक्सिमम, जो रेंट एग्रीमेंट हो रहा है वो 1 साल तक का हो रहा है और उसी को फिर हर साल रिन्यू कर रहे हैं, तो उस केस में वो डीम्ड ओनर नहीं बनेगा। आपने ध्यान दिया होगा, अगर लीज एग्रीमेंट बनाया होगा तो ज़्यादातर केसेस में 11 महीनों का बनता है, 11 महीनों का बनता है ज़्यादातर केसेस में। क्यों? ड्यू टू दिस रीज़न। चलिए, अ पर्सन हु अक्वायर एनी राइट और विथ respect to any building or part thereof by virtue of any transaction as referred to in section in 269 UA, transfer by way of lease for not less than 12 years shall be deemed to be the owner of that building or part of thereof. Exception: in case of person acquiring any right by way of lease from month to month or for a period not exceeding 1 year, such person will not be deemed to be the owner. ठीक है, ठीक है सर। चलिए, अब क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, अब एक एक करके सॉल्व करें। बिल्कुल सर, चलिए। यहाँ पे हमारा चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो रहा है और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम हाउस प्रॉपर्टी के। अभी तक ओल्ड जो हमारा टैक्स रिजीम था ऑप्शनल वाला और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया? सर, जो इंटरेस्ट का है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलती, जबकि ऑप्शनल टैक्स रिजीम के केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में भी इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है, अप टू 2 लाख और 30,000 जो भी केस होगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हमें कोई भी इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, बस इस चैप्टर में यही था, दोनों में डिफरेंस, दोनों टैक्स रिजीम में, बाकी सब सेम है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर रमन इज अ को ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर रमन क्या है? को ओनर है, जॉइंट ओनर है ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी अलोंग विथ हिज ब्रदर, होल्डिंग इक्वल शेयर इन अ प्रॉपर्टी। और शेयर क्या है उनका? सर, इक्वल है, हाफ। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इतना है, फेयर रेंट इतना है, स्टैंडर्ड रेंट इतना है, रेंट रिसीव 15,000 पर मंथ है। ठीक है, द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज jointly taken and the interest charged by the bank is 25,000, out of which 21,000 has been paid। इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था जिसके ऊपर इंटरेस्ट 25,000 चार्ज किया बैंक ने, जिसमें से 21,000 इन्होंने पे कर दिया है और 4,000 पे नहीं किया। तो क्या हो गया सर? नहीं किया तो इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज 450। जो अनपेड इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट निकाला है, जो इंटरेस्ट इन्होंने पे कर दिया है वो तो ठीक है, जो नहीं किया है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट निकाला है, वो 450 रुपये है। टू रिपे दिस लोन, रमन एंड हिज ब्रदर हैव टेकन अ फ्रेश लोन एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन दिस लोन इज 5,000। तो जो लोन लिया है इन्होंने, जो लोन लिया था
उसको चुकाने के लिए इन्होंने नया फ्रेश लोन लिया है और उस लोन के ऊपर 5,000 का इंटरेस्ट है। ठीक है सर। द म्युनिसिपल टैक्सेज ऑफ ₹51 हैज बीन पेड बाय द टेनेंट। म्युनिसिपल टैक्स 51,000 का पे हुआ है, लेकिन ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पे तो हुआ है लेकिन किसने पे किया है? किसने पे किया है सर? किराएदार ने पे किया है सर। किराएदार ने पे किया है, मकान मालिक ने पे नहीं किया, ऑनर ने पे नहीं किया है, तो इसकी डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी सर। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी चार्जेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर रमन फॉर AY 24-25। तो चलिए कैलकुलेट करें। बिल्कुल सर। फर्स्ट सॉल्यूशन, ये हो गया पार्टिकुलर्स, अमाउंट, GAV, वर्किंग नोट 1 डाल दीजिए, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, वर्किंग नोट 2 नील आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा NAV, फिर 30% ऑफ NAV माइनस कर देंगे, और फिर आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। इसका आ गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, तो एक एक करके तीनों सॉल्व करते हैं, वर्किंग नोट 1 2 3। पहले सबसे पहले GAV निकालते हैं हम लोग, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट कितना है, स्टैंडर्ड रेंट कितना है, और एक्चुअल रेंट कितना है? ये है सर 1,60,000, ये है 1.5 लाख, ये है 170, और एक्चुअल कितना है सर? ये है हमारा 15 × 12 कीजिए, कितना होता है सर? 1,80,000। 15,000 एक महीने का रेंट है, 12 महीने का हो गया 1,80,000। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए कंपेयर करते हैं, इन दोनों में से हायर कौन सा है सर? 1,60,000। ठीक है, अब 1,60,000 को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। दोनों में से लोअर कौन सा है? ये हो गया हायर, और ये हो गया लोअर। लोअर कौन सा है सर? 1,60,000। तो 1,60,000 को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। दोनों में से हायर कौन सा है सर? 1,80,000। तो ये बन जाएगा मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, ठीक है सर। तो इसको डाल देते हैं यहाँ पे, 1,80,000 क्या बन जाएगा मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया है सर? 5,100। लेकिन सर मकान मालिक ने नहीं दिया सर, ऑनर ने पे नहीं किया है, जो किराएदार है उसने पे किया है, तो डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी सर, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। वर्किंग नोट नंबर 2 में डाल दीजिए, नो डिडक्शन फॉर म्युनिसिपल टैक्सेस एज सेम इज पेड बाई टेनेट। टेनेट ने पे किया इसलिए उसका नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। अब आते हैं इंटरेस्ट वाले पोर्शन पे। तो इंटरेस्ट की बात कर ले। हाँ सर, 25,000 था इंटरेस्ट, जिसमें से 21,000 पेड है, 4,000 पे नहीं हुआ। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, इसके ऊपर 400-450 रुपये का और इंटरेस्ट लग गया। ठीक है, फिर क्या किया, ये जो लोन था जिसके अगेंस्ट ये इंटरेस्ट आया, उसको पे करने के
उसको पे करने के लिए फ्रेश लोन ले लिया, फ्रेश लोन ले लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट बना हमारा 5,000 रुपये। तो बताइए कितना इंटरेस्ट लें? ये ले कि ये जितना पे हुआ है वो लेंगे कि जितना ड्यू था वो लेंगे? सर जितना ड्यू होता है वो लेंगे, एक रोल बेसिस पे चलता है ये। तो 25 ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इसका मिलेगा नहीं मिलेगा? सर नहीं सर, इसका नहीं मिलता है। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर फ्रेश लोन जो लिया है पुराने वाले लोन को रीपे करने के लिए, तो फ्रेश लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा है क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? यस सर, उसका डिडक्शन मिलेगा, इसका भी डिडक्शन मिलेगा। तो टोटल हो जाएगा आपका 30,000, टोटल हो जाएगा 30,000। तो ये हो गया हमारा 30,000। अब एन ये हो गया 1,80,000। 1,80,000 का 30% कीजिए, कितना होता है सर? 54,000। 1,80 माइनस 54,000 माइनस 30,000, ये आ गया हमारा 96,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसमें मिस्टर रमन का कितना राइट है? ये तो दोनों का निकल के आया है। हाँ सर, हाफ राइट है सर, आधा राइट है। तो 96 का 50% निकाल देंगे, 48,000 रमन के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा और 50% उसके ब्रदर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 96, रमन का उसमें से शेयर आ जाएगा 48,000। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हाउस प्रॉपर्टी के पूरा क्वेश्चन अपने को पढ़ना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सर अगर क्वेश्चन में कहीं भी वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई, ठीक है, मतलब जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी है कुछ टाइम के लिए भी वैकेंट रहा, खाली रहा, तो हमें वहाँ पे कुछ चेक ही नहीं करना है, सीधा एक्चुअल रेंट लेना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि क्या बोल रहा है। ठीक है? ठीक है सर। मिस्टर एक्स ऑन वन रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई। मिस्टर एक्स के पास एक रेसिडेंशियल हाउस है मुंबई में। द हाउस इज हैविंग टू आइडेंटिकल यूनिट। हाउस में दो आइडेंटिकल यूनिट्स है। द फर्स्ट वन फर्स्ट यूनिट ऑफ हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। पहली जो यूनिट है, मान लीजिए जो हाउस है उसके दो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसने खुद ऑक्यूपाई कर रखा है। अनदर यूनिट इज रेंटेड, और जो फर्स्ट फ्लोर है उसको रेंट पे दे रखा है 8,000 पर मंथ पे। द रेंटेड यूनिट वाज वेकेट फॉर 2 months ड्यूरिंग द ईयर। 2 महीने खाली रहा है फर्स्ट फ्लोर, 2 महीने खाली रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे तो फिर कुछ देखना ही नहीं है सर, एक्चुअल रेंट जो होगा उसको ले लेंगे बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे लेट आउट भी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है। तो जहाँ पे ये केस हो, जहाँ पे पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज लेट आउट है और पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो दोनों को अलग अलग यूनिट मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद कुछ और पार्टिकुलर्स भी दिए गए हैं। स्टैंडर्ड रेंट इतना है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन इतना है, फेयर रेंट इतना है। कुछ करना है इनका? नहीं सर। म्यूनसिपल टैक्स 5% और म्यूनसिपल वैल्यूएशन, ठीक है, इसका निकाल लेंगे। लाइट एंड वाटर चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ठीक है, लीज मनी, इंश्योरेंस चार्जेस, रिपेयर, ये पता नहीं क्या दे रखा है सर। इन सब का कोई काम है? नहीं सर, कोई काम नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इन सब के बदले ही तो जो ये खर्चे हैं, इन सब के बदले ही तो 30% ऑफ एनएवी की डिडक्शन मिलती है ऑनर को। हाँ सर, एक्चुअल एक्सपेंस जो भी हो 30% ऑफ एनएवी हम क्यों देते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन की मानते हैं, यहाँ पे इतना खर्चा हो रहा है, उस पे जो ऑनर है उसका इतना खर्चा हो रहा है प्रॉपर्टी पे। अब एक्चुअल में हो ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, कम हो ज़्यादा उससे हमें मतलब नहीं है। तो इन सब का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है।
इसका तो है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करें इसको। और कौन से रिजिम में सॉल्व करना है सर? ऑप्शनल वाले में। ऑप्शन टू, शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ऑप्शनल टैक्स रिजिम के हिसाब से सॉल्व करना है। सॉल्व करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल सॉल्व करते हैं। $8,000 रेंट है। पार्टिकुलर्स, सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट। पोर्शन कितना है सर? ये हाफ है, ये हाफ है, 50-50% है। हाफ की जगह 50% ही लिख लेते हैं, है ना? हाँ सर। 50%, 50%। ठीक है सर, अब सॉल्व करें। ग्रॉस एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में कुछ होगा नहीं, और लेट आउट के केस में क्या होगा सर? एक्चुअल रेंट लेते हैं सर, अगर वैकेंसी आ गई तो एक्चुअल रेंट लेते हैं, हमें पता है। तो 15,000 इंटू कितना, सॉरी 8,000 इंटू 2 महीने खाली रहा है, तो 10 महीने का कितना हो गया? 80,000 रुपये। ठीक है। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें तो कुछ होगा नहीं। इसमें म्यूनसिपल वैल्यूएशन कितना है? 190 इंटू हाफ इंटू 5%। 4,750 NAV आ गई। यहाँ पे 0, और इसमें से 80 में से माइनस कर दीजिए 7,000, सॉरी 4,750, ये हो गया 75,250। माइनस कर दीजिए 30% ऑफ NAV। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा ये, और इसका हो गया आपका 22,575। और लेस कर दीजिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है सर 1,500 हर महीना। तो पूरे साल का कितना हो गया? 1,500 इंटू 12, 18,000। पूरे साल का 18,000 हो गया, तो 9,000 यहाँ पे और 9,000 यहाँ पे। माइनस कर दीजिए, ये आ गया हमारा, यहाँ पे लॉस आ जाएगा 9,000 का, और यहाँ पे आ गया हमारा 75,250 माइनस, ये लॉस है, और ये आ गया हमारा 43,675। ठीक है, ठीक है सर। तो नेट कितना हो गया? नेट कितना हो गया? 43,675 माइनस 9,000 इक्वल टू 34,675। ये हमारी आ गई नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, ये आपको खुद से करना है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। मिस्टर विकास ऑन्स अ हाउस प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट आर, ये दे रखा है ना।
ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 1/3 ऑफ पोर्शन ऑफ अ हाउस वाज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पज। 1/3 ऑफ अ हाउस रेसिडेंशियल पर्पज के लिए था, सॉरी 1/3, ठीक है 1/3 लेट आउट कर दिया 5,000 पर मंथ के हिसाब से। द रिमेनिंग 2/3 वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड। 1/3 रेंट पे दे दिया और 2/3 पे वो खुद रह रहा है। रेंट कितना है? 5,000 रुपये। म्यूनसिपल टैक्स 11% पे किया है पूरे साल में, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बिगेन इन जून 2016 एंड वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मई 2019। विकास टुक अ लोन ऑफ ₹1 lakh on 1 July 2016 for a construction of building. He paid interest on a loan at the rate 12% per annum and every month such interest was paid. Compute income from house property of मिस्टर विकास फॉर AY 23-24। तो इसमें ऐसा कोई पॉइंट बताने वाला नहीं है, बस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी आपको खुद ही करना है। इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है वो मैं करवाता हूँ आपको। एक 4 16 31 3 17 31 3 18 31 3 19 31 3 20 31 3 21 31 3 22 31 3 23 और 31 3 24। ठीक है, ठीक है सर। लोन जहाँ से लिया और अभी तक का पूरा एक लाइन पे ईयर वाइज हमने चार्ट बना लिया है, लाइन बना लिया। अब देखते हैं क्या क्या बोल रही है। जून 16 में हाउस बनना स्टार्ट हुआ था और बन के कब तैयार हुआ था ये? यहाँ पे सर, इस वाले साल में, इस साल में बना था। 31/5/2019 को कंप्लीट हो गया था बन के। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसलिए लोन लिया है 1 जुलाई 2016 को लोन लिया है कितने का? 1 लाख रुपए का एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है। और लोन हर महीने पे होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन उसको मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें निकालना है हमें इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसको बोलते हैं सर? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वो होता है जिस ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल को छोड़ के उससे पिछले वाले साल। जैसे हमारा 19-20 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, तो उससे पिछले वाले जो भी साल हैं जब से लोन लिया है वो हमारा बोला जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका 16-17 17-18 16-17 17-18 और 18-19, ठीक है। 3 साल आ जाएंगे। तो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट निकालते हैं पहले। इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। चलिए इसका अब हम ईयर वाइज इंटरेस्ट निकालते हैं। पहले फाइनेंशियल ईयर 16-17, फाइनेंशियल ईयर 17-18 और फाइनेंशियल ईयर 18-19। 3 साल है, बिल्कुल सर। चलिए इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं सर? सिंपल इंटरेस्ट मेथड से। तो 1 लाख के ऊपर 12%। लोन कब लिया? 1 अप्रैल को लिया है? नहीं सर, 1 जुलाई को। तो जुलाई से मार्च तक कितने महीने हो गए? तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 9 महीने हो गए, तो 9 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ पे। बाकी केसेस में, बाकी दोनों में तो पूरे 12 महीने का है। हाँ सर,
लोन अभी पे हो रखा है नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहा है, हम तो मानेंगे कि लोन पे नहीं हुआ है। ये हो गया 12%, 12,000, 9,000, 12,000 और 12,000, टोटल हो गया हमारा 33,000। अब जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होता है वो कितने इंस्टॉलमेंट में मिलता है सर? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो 5 से डिवाइड कीजिए इसको, कितना आया सर? 6600। 6600 करके 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें इसकी डिडक्शन मिलेगी। और वो ईयर स्टार्ट कब होगा सर? जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, तो कब, कौन से ईयर में हुई है सर? 19-20 में। तो ये हमारा पहला साल बन जाएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रीवियस ईयर 23-24 पांचवा साल है, इसके बाद इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो कितना मिलेगा? 36 प्लस करंट ईयर में कितना इंटरेस्ट हो गया करंट ईयर का? अभी लोन पे नहीं हुआ, तो इसमें इस साल भी 12,000 जाएगा। हाँ सर, ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। और प्लस 12,000 करंट ईयर इंटरेस्ट। तो टोटल हो गया हमारा 12,000 प्लस 66, 18,600। ठीक है, इतने का इंटरेस्ट हमारा निकल के आया। अब इसके बेसिस पे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, होएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो हूँ ही। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, इसमें मेन यही था कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, बाकी सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे हैं, बाकी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, ओके सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Mrs. Rohini Ravi, a citizen of US, is a resident and ordinary resident in India. ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में क्या होता है सर? उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 सी ऑन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एज लॉस एंजलिस यूएसए। यूएसए में उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है विच इज यूज एज हर रेसिडेंट, जहाँ पे वो रहती है। द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस इज $20,000। जो उसकी एनुअल वैल्यू है हाउस की वो $20,000 है। द वैल्यू ऑफ 1 USD में बी टेकन एज 75। और 1 USD का हम 75 रुपए इंडिया में ले सकते हैं, एक्सचेंज रेट। सी टुक ऑनरशिप एंड पोजेशन ऑफ अ फ्लैट इन चेन्नई ऑन 1 जुलाई 2023। उसने चेन्नई में कोई फ्लैट लिया होगा, उसको खरीदा और उसका पोजीशन ले लिया 1 जुलाई 2023 को, विच इज यूज्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। जो कि वो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज करती थी, मतलब खुद रहने के लिए यूज करती थी जब वो इंडिया में आती थी। द फ्लैट वॉज यूज बाई हर फॉर 7 मंथ ओनली ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, कोई इस लाइन का तो कोई मतलब है नहीं। द म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज द म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 3,84,000 per annum and the fair rent is 420 per annum. She paid the following to corporation to चेन्नई। प्रॉपर्टी टैक्स इतना पे किया, सीवेज टैक्स इतना पे किया। ठीक है, सी हैड टेकन अ लोन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन जून 2021 फॉर परचेजिंग दिस फ्लैट। जो ये चेन्नई में फ्लैट था उसको खरीदने के लिए उसने लोन लिया था जून 21 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज एज अंडर, जिसका इंटरेस्ट ये दे रखा है। प्रायर पीरियड टू 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 से पहले का इंटरेस्ट ये दे रखा है, अप्रैल से जून ये दे रखा है, और जुलाई 23 से 31 मार्च तक का ये दे रखा है हमें। उसके बाद बोलता है
सी हैड सी हैड अ हाउस प्रॉपर्टी इन बेंगलोर। बेंगलोर में भी उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, विच वाज सोल्ड इन मार्च 20, जिसको मार्च 20 में उसने सेल आउट कर दिया था। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस सी रिसीव्ड एरियर ऑफ रेंट ऑफ ₹60,000 इन मार्च 24। मार्च 20 में उसको बेच दिया था, लेकिन उससे रिगार्डिंग कुछ अनरियलाइज रेंट था या एरियर था, वो हमें मार्च 24 में मिला। कितना था? ₹60,000। दिस अमाउंट हैज नॉट बी चार्ज टू टैक्स अर्लियर, पहले इस पर टैक्स नहीं लगा हुआ था। कंप्यूट द इनकम चार्जेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस रोहिणी रवि फॉर AY 24-25 if she has exercised the option of shifting out of a default tax regime। मतलब ऑप्शनल वाले में निकालना है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में निकालना है। उसके बाद बोलता है वुड योर आंसर चेंज इफ सी पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो ये दोनों में ही सॉल्व करना है, ऑप्शनल में भी और डिफॉल्ट वाले में भी। तो चलिए सॉल्व करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, सेल्फ occupied property एट यूएसए में जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इसके पास दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो गई और एक लेटर, एक का एरियर मिला है। ठीक है, तो दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक मान सकते हैं। उससे ऊपर अगर होता है तो लेट आउट मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दो है तो कोई इशू नहीं है। तो यूएस वाले प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के सॉल्व करते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? नील। म्युनिसिपल टैक्स पेड, नील। एनएवी, ये भी सर नील ही होगा। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ये भी सर नील हो जाएगा, क्योंकि ना इंटरेस्ट है ना 30% ऑफ एनएवी है। तो ये हो गई, इसकी वैल्यू आ गई नील। ठीक है, यूएसए वाली की। अब आगे चलते हैं। जो उसका चेन्नई में फ्लैट है, हाउस प्रॉपर्टी एट चेन्नई, ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हाँ सर, कोई इशू नहीं है। ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हाँ सर। तो इसकी भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी? नील। म्युनिसिपल टैक्स नील। ठीक है, एनएवी क्या हो जाएगी? एनएवी भी सर नील होगी। फिर 30% ऑफ एनएवी, ये भी सर नील होगी। जीरो का आप क्या निकालोगे? फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का निकालना है। और यहीं पे हम और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जानबूझ के ऐसे दिया हुआ है, जानबूझ के इसको ऐसे दिया हुआ है। पीरियड प्रायर टू ये और ये जानबूझ के दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। अब जिनको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? सर, जिस ईयर में हमने परचेज किया या फिर कंस्ट्रक्ट किया, उससे उस साल को छोड़ के जो पुराने वाले साल हैं जब से लोन लिया, उसको बोलते हैं हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो कौन से ईयर में लिया है फ्लैट? सर 1 जुलाई 2023 को लिया है। कौन से साल में लिया है? सर 23-24 में। तो इस साल को छोड़ के जो पुराने वाले साल हैं, मतलब 1/4/23 से पहले वाला
जो भी इंटरेस्ट होगा वो हमारा कहलाएगा इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और इसका डिवाइड बाई 5 कर देंगे। ये आएगा हमारा 9840, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 9840। और इस साल का कितना इंटरेस्ट हुआ हमारा सर? 50,800 प्लस 131,300। तो जो इस साल का इंटरेस्ट है उसका पूरा का पूरा डिडक्शन हमें मिल जाएगा। कितना हो गया? ये आ गया हमारा 182,100, और ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, दोनों को ऐड कीजिए, कितना आता है? सर ये आता है हमारा, इसमें 9840 और ऐड कर दीजिए, ये हो गया सर 191,940। तो इतने का हमारा लॉस आ जाएगा इसमें, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 191,940। ठीक है, ठीक है सर। अब थर्ड घर है इसका, था सर बेंगलोर में बेंगलोर में था सर, बेंगलोर में ही था ना? हाँ सर, बेंगलोर में 60,000 मिला था इसको एरियर रेंट, या सीधा ही निकाल देते हैं। एरियर ऑफ रेंट मिला है कितना? 60,000। उसमें से 30% माइनस कर दीजिए, 18,000 रुपये। 42,000 आपका क्या बन जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है सर। तो नेट इनकम कितनी बन जाएगी? 142 माइनस 191,940। ये आ जाएगा 149,940। इतने की हमारी लॉस आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, अगर हम ऑप्शनल वाला चूज़ करते हैं। और अगर डिफ़ॉल्ट वाला चूज़ करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, और सिर्फ इन जो 42,000 निकल के आए इनकम, ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट के केस में इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो ये लॉस लॉस नहीं आएगा उसमें, उसमें वैल्यू 0 हो जाएगी और इनकम 42,000 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। टू ब्रदर अरुण एंड बिमल आर को ऑनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी विथ इक्वल शेयर। अरुण और बिमल हैं, को ऑनर हैं हाउस प्रॉपर्टी के, इक्वल शेयर है उनके। द प्रॉपर्टी वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16 में वो प्रॉपर्टी बनी थी। द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 8 आइडेंटिकल यूनिट। पूरी प्रॉपर्टी में 8 फ्लोर है मान के चलिए। ठीक है, 8 फ्लोर हैं। ठीक है, तो 4 फ्लोर अरुण के, 4 फ्लोर बिमल के। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 ईच को ऑनर ऑक्युपाइड 1 यूनिट। एक फ्लोर पे वो खुद रहते हैं फॉर रेसिडेंट, एंड द बैलेंस 6 यूनिट वर लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 12,000 पर मंथ। बाकी के जो 6 फ्लोर थे वो रेंट पे दे रखे हैं, जिससे हर महीने 12,000 मिलता है पर यूनिट से। हर फ्लोर का 12,000 रेंट है। द म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज 9 लाख। ठीक है, एंड द म्यूनसिपल टैक्सेस आर 20% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू। ठीक है, विच वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। द अदर एक्सपेंसेस वर एज फॉलो। रिपेयर इतना हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम इतना पे किया, इंटरेस्ट ऑन पेबल ऑन अ लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। लोन लिया था कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट है 3 लाख। ठीक है, वन ऑफ लेट आउट यूनिट रिमेन वैकेंट फॉर 4 मंथ ड्यूरिंग द ईयर।
एक जो फ्लोर था वो 4 महीने के लिए खाली हो गया, 4 महीने उस पूरा खाली था, वो वैकेंसी आ गई उसमें 4 महीने के लिए। अरुण कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट फॉर 6 मंथ एज ही वॉज ट्रांसफर्ड टू चेन्नई, ही डज नॉट ऑन एनी अदर हाउस। ठीक है, कोई बात नहीं। The other income of Arun and Vimal are 290 and 180 respectively for the financial year 23-24. Compute the income under the head income from house property and the total income of two brother for AY 24-25 if they paid the tax under default tax regime. Default tax regime के अंदर निकालना। Also, show the computation of income under this head if they both exercise the option to shifting out the default tax regime provided under section 115 BAC। मतलब कहने का मतलब है कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम में भी कैलकुलेट करना है और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम दोनों में ही कैलकुलेट करना है कि कितनी कितनी इनकम आएगी दोनों की। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। बिल्कुल सर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सर एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है जिसके 8 यूनिट है, टोटल 8 यूनिट है, जिसमें से 6 लेट आउट है और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, ठीक है सर। पूरे घर की वैल्यूएशन कितनी है? म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? सर 9 लाख। एक्चुअल रेंट है 12,000 पर मंथ। ठीक है, ठीक है। और इंटरेस्ट दे रखा है 3 लाख रुपए पूरे घर का। ये चीज़ें दे रखी हैं। सॉल्व करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। 8 यूनिट का 9 लाख दे रखा है वैल्यूएशन। ठीक है, तो 1 यूनिट का कितना हो गया? सर 9 लाख डिवाइड बाई 8, यह है हमारा 1,12,500। ठीक है, एक्चुअल रेंट कितना है 1 यूनिट का? सर 12,000। 12 महीने का कितना हो गया? सर 1,44,000। दोनों में से कौन सा ज़्यादा है? स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, फेल रेंट है नहीं, तो दोनों में से जो भी हायर है वो हमारा क्या बन जाएगा? जीएबी बन जाएगा सर। कौन सा है? सर 144 एक्चुअल रेंट। ठीक है, ठीक है सर। तो लेट आउट टोटल कितनी प्रॉपर्टी है? सर 6 प्रॉपर्टी है, जिसमें से 5 में पूरे के पूरे 12 महीने हमें रेंट मिला है और एक में सिर्फ 8 महीने का रेंट मिला है। तो इसको को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1 तो है ही। निकालिए कितना आता है? 12 × 5, ये हो गया आपका 7,20,000 और ये हो गया आपका 96। टोटल हो गया आपका 8,16,000। 8,16,000। ठीक है। अब सर यहाँ पे अलग अलग क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी थी, वैकेंट था, और वैकेंट में मैंने आपको क्या बताया कि एक्चुअल रेंट ही लेते हैं, इसीलिए हमने 5 का अलग से कैलकुलेट किया। अगर म्युनिसिपल वैल्यू होता तो म्युनिसिपल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस वाले में तो एक्चुअल रेंट लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसीलिए हमने अलग अलग करके निकाल लिया। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आ गई हमारी 6 प्रॉपर्टी की। हाँ सर, अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, चलिए।
चलिए अब आगे सॉल्व करें। हाँ सर। पार्टिकुलर्स अमाउंट अभी निकालना है लेट आउट वाले का। जीएवी निकल के आ गया हमारा। हाँ सर, 8,16,000। उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? म्यूनसिपल टैक्सेस। म्यूनसिपल टैक्सेस। म्यूनसिपल टैक्स का रेट है 20%। तो एक यूनिट का निकल के आया था हमारा 1,12,500। 6 यूनिट इंटू 20%, कितना हो गया देखिए। ये हो गया हमारा 1,35,000। उसमें से माइनस करने के बाद आ गया हमारा नेट एनुअल वैल्यू। 8,16,000 माइनस 1,35,000, ये हो गया 6,81,000। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम 30% ऑफ एन ए वी। 30% ऑफ एन ए वी निकालिए, कितना आता है? 204300। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना माइनस करेंगे सर? 75% जितना इंटरेस्ट है उसका पोर्शन। तो कितना है ये? 3,00,000 इंटू 75%, 2,25,000। माइनस कीजिए, कितना आता है? 681 माइनस 2043, 2,25,000। यह है हमारा 25177। ठीक है, ठीक है सर। तो दोनों का शेयर निकाल दें। हाफ हाफ शेयर है दोनों का। 50% निकाल दें। 50% निकालिए, कितना आता है इसका? 251 का 50% निकालिए। सर 1,25,850, ये लेट आउट की दोनों की इनकम हो गई। ठीक है, ठीक है सर। तो लेट आउट का निकल गया। हाँ सर। और डिफ़ॉल्ट का निकाल लेते हैं। डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम, किसी एक का निकाल लेते हैं, दूसरे का तो अपने आप ही निकल जाएगा, या दोनों का निकालना है? सर दोनों का ही निकाल लेते हैं, चलिए। अरुण और विमल। सेल्फ ओकोपाइड प्रॉपर्टी के केस में क्या वैल्यू होगी सर? नील। लेट आउट का सर 1,25,850। 1,25,850। ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी हो गई? हाउस प्रॉपर्टी 1,25,850। 1,25,850। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, अब यही हम ऑप्शनल टैक्स रिजिम में निकालते हैं। यही ऑप्शनल टैक्स रिजिम में निकालते हैं। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में इनको डिडक्शन मिल जाती। कितनी डिडक्शन मिलती सर? 3,00,000 का 25% इंटरेस्ट की डिडक्शन इंटू 50%, दोनों का हाफ हाफ शेयर है। हाँ सर, तो 3,00,000 का 25% डिवाइड बाई 2।
37,500, 37,500 इतने का लॉस आ जाता। ठीक है, ठीक है सर। और लेट आउट में इनकी इनकम आती 1,25,850, 1,25,850। तो नेट इनकम हो जाती है हमारी ऑप्शनल के केस में -37,500, 88,350, 88,350। तो ये निकल के आ जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, सॉरी ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर। डिफॉल्ट में ये आता है, ऑप्शनल के अंदर ये आता है। अब इसमें अदर इनकम और ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल इनकम निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, ये मेरा नंबर है 7631399189। ओके, टेक केयर, गुड बाय।